पेन और पेपर के साथ हो जाइए तैयार। नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के एक एक सवाल को हल करेंगे। अभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसके पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि चाय चाहे कुल्हड़ में पी जाए या सोने के कप में, अगर चाय अच्छी है तो ही मज़ा आता है चाय पीने का। इसलिए अभी वाइट बोर्ड से ही हम लोग मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, वाइट बोर्ड पे ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में उम्मीद है कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल भी आ जाएगा और तब हम लोग उस पर और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि क्वालिटी में और मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए अपने सांसें को थाम लीजिए, क्योंकि होने वाला है प्रश्नों का बौछार। सबसे पहले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल कीजिए। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में कहता है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो आइए सबसे पहले हम लोग मूलों के अस्तित्व के बारे में पता करते हैं। तो मूल के अस्तित्व को पता करने के लिए हमें निकालना पड़ता है डी, और डी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसके लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे आपका जो बी, ए और सी है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, इसका जो ये फर्स्ट वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, इसे हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, ये है ए, और एक्स का जो कॉफिशिएंट है इसे कहेंगे बी, और जो थर्ड वैल्यू है वो है सी। तो हम लोग निकालते हैं d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यहाँ ऐसे -7 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि b का वैल्यू -7 है, और -4 इंटू ए के जगह हम लोग लिखेंगे 2 और c के जगह पे लिखेंगे हम लोग 3। इसको सॉल्व करने के बाद हमें आएगा 7 7 जा 49 और -4 दूनी 8 या 24। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25। अब ये 25 जो है ये डिसाइड करेगा, बताएगा कि मूल के अस्तित्व होंगे या नहीं होंगे। तो आपको जानना चाहिए कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मतलब कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो दोनों ही बराबर नहीं होगा, और सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो वास्तविक होगा। अगर d इक्वल्स टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और अगर d लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो हमें इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि अगर द्विघात समीकरण में हमें d लेस देन 0 मिलता है तो हम लोग मूल को नहीं निकालेंगे, और अगर d ग्रेटर देन 0 मिलता है या इक्वल्स टू 0 मिलता है तो दोनों ही केस में हम लोगों को मूल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए ये समीकरण को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो इक्वेशन आपके सामने है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब हम लोग इसको वर्ग पूरा करने की विधि से सॉल्व करना चाहते हैं तो उस केस में पहला ऐसा टर्म्स हम लोग चुनते हैं जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे यहाँ 2x स्क्वायर है, तो सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो ये √2 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन रूट और डेसिमल से छात्रों को बहुत परेशानी होती है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि 2 2 जब 4x स्क्वायर हो जाएगा और 4 2x का स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं
4x² माइनस 14x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4x है इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो फॉर्मूला आता है एक, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला बहुत पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे a² मिल रहा है और माइनस 2ab, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास एक फॉर्मूला और भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये फॉर्मूला आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। तो हमारे पास ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है ये एडजस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग पे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, यानी 2 और a का वैल्यू हमारे पास 2x मिला है, हमारे पास माइनस 14x है। दैट मीन्स कि इस टर्म्स को टोटल हम लोगों को कितना लेके आना है, माइनस 14x। तो कौन से नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 14x आ जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। ये देखिए अगर 14x में अगर हम लोग 4x से डिवाइड कर दें तो ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, दैट मीन्स कि 7/2 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हम लोग 7/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस 14x। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2। तो हमारे पास आ गया है 2x² माइनस 2ab आ गया है। अब हमें b² का भी लाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो b हमारे लिए क्या हो सकता है, देखिए 2ab दैट मीन्स हमारा 7/2 b का काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक बार 7/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपने देखा, बात वही है कि अगर आपको हम 10 रुपये दे दें और आपसे 10 रुपये ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 5 का स्क्वायर आपको दें और 5 का स्क्वायर आपसे ले लें तो आपके पास जितना अमाउंट है उतना ही रह जाता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया। अब इसे देखिए यहाँ पे ये a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट में आ गया है। तो हमारे पास ये चीज़ मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फर्दर 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 49/4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरे टर्म को हम लोग उधर ले जाते हैं। जब पूरे टर्म्स को हम लोग उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 49/4 और ये जो 6 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंड दैट इज़ ये हम लोग को आ गया है। अब आगे चलते हैं, क्या आएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और यहाँ 49। अब हम लोग इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 1 जा 4 यहाँ हो जाएगा 49 और 1 4 जा 4 और यहाँ 4 6 जा 24। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4। तो हमारे पास है 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 इक्वल्स टू रूट अंडर 25/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x माइनस 7/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/2। अब एक बार हम लोग 5/2 को प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो हमारे पास आएगा, तो एक बार लिखते हैं प्लस में, तो 2x इक्वल्स टू 5/2 प्लस 7/2, क्योंकि इधर माइनस में है तो इक्वल जाएगा तो 12 हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो 2x इक्वल्स टू 2, 5 प्लस 7, 2x इक्वल टू 12/2 और ये कट जाएगा तो 6 टाइम्स, तो 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/2 और ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो x इक्वल टू 3। तो पहला वैल्यू हम लोग को 3 प्राप्त हो गया है। अब हम लोग इसके दूसरे वैल्यू को प्राप्त करते हैं। अब कुछ स्पेस बनाने के लिए हम लोग बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको स्टडी में आसानी हो। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पार्ट में, तो उसके बाद क्या होगा वही देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक बार हम लोगों ने यहाँ पे 2x माइनस 7/2 के जगह पे +5 ले लिया है और एक बार अब माइनस लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 7/2 इक्वल्स टू -5/2, क्योंकि एक बार हमने +5/2 ले चुका है, यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -5/2 प्लस 7/2। अब 2x इक्वल्स टू एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यहाँ आएगा -5 प्लस 7 और 2x इक्वल टू 2/2, इस कट जाएगा और इसका सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से x का एक दूसरा वैल्यू भी हम लोग को मिल गया है। तो एक पहला वैल्यू हमारे पास x इक्वल टू 3 मिला था और दूसरा x 1/2 मिला था। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स मूल हमारे पास, ये हमारे इसके मूल हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे भाग में। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे भाग में और ये क्वेश्चन कहता है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो पहले अस्तित्व को हम लोग चेक करते हैं। तो पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम लोग पता करेंगे d, तो d इक्वल्स होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा, तो जो x का कोफिशिएंट है, तो x में कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाइड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे x² का कोफिशिएंट दैट इज 2 और c के जगह पे हम लोग लिखेंगे -4। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखेंगे और 4 टू द 8 और 4 जा 32। तो हमारे पास हो जाएगा दिस इज 32। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 33। तो d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो जब मूल वास्तविक होंगे तो हमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत होगी, इसको निकालने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम लोग वर्ग पूरा करने की विधि के द्वारा इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट को हम लोग एक सिंपल वर्ग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। दो जो है √2 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन रूट और डेसिमल में बच्चों को कैलकुलेशन में सुविधा नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सिंपल स्क्वायर में बदलते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 4x² प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब इसको आसानी से हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2x। अब देखिए ये 2 2 जा 4x आ जा रहा है, जबकि हमें चाहिए 2x।
तो 4x में हम क्या गुना करें कि हमें 2x मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 2x है इसको 4x से डिवाइड करेंगे, तो x कैंसिल और ये 2 2 4, दैट मीन्स 1/2। इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज 1/, अगर 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 2x बच जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे ये a² हो गया, ये 2 हो गया, ये a है और ये हमें क्या मिल रही है b। तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस ये वाला 8 और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वही बात है कि अगर आपको 10 रुपये दे के आपसे ले लें वापस 10 रुपये, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इतना जोड़ के अगर इतना घटा दें तो फिर इस पूरे के पूरे इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी ट्रिक का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है देखिए, अब इसको समझिए। यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट में ये आ गया है और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपने देखा होगा कि a प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमें मिल रहा है a² दैट इज 2x का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू a इंटू b प्लस b²। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इसके बाद हमारे को यहाँ मिलेगा 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों पार्ट को हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये आता है 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस 1/4। तो हम लोग को मिलता है 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 4 जा 4 और 4 8 जा 32 प्लस 4 1 जा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। सो 2x प्लस 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 33/4। अगले लाइन में हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट अंडर 33/4। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट अंडर 33, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलेगा जबकि 4 का रूट निकल जाएगा तो बाई 2 लिखेंगे और ये जो वैल्यू आएगा ये हमें मिलेगा प्लस और माइनस में। तो एक बार इसके वैल्यू को हम लोग प्लस लेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट 33/2। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा, थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर लें हम लोग। तो आइए सॉल्व कर लें इसे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 2x इक्वल टू रूट अंडर 33/2 माइनस 1/2 या 2x इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं तो रूट अंडर 33 माइनस 1। तो 2x इक्वल्स टू 2x इक्वल टू रूट अंडर 33 माइनस 1/2 है तो x इक्वल टू रूट अंडर 33 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 या x इक्वल टू रूट अंडर 33 माइनस 1/2 इंटू 1/2 या x इक्वल टू रूट अंडर 33 माइनस 1/4 और ये हमारा पहला x का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग इसके दूसरे वैल्यू को निकालते हैं। तो एक बार हमने प्लस लिया है यहाँ पे, एक बार क्या वैल्यू लेंगे हम लोग
माइनस का, या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस √33/2। अब इसको जब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 33√2 माइनस 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल्स टू दिस इज 2, तो √33 माइनस में, और यहाँ भी 2 × 2 माइनस में 1, या x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √33 माइनस 1/2 इंटू 1/2, या x इक्वल्स टू माइनस √33 माइनस 1/4। तो इस तरह से हमारा x का ये दूसरा वैल्यू निकल के आ गया और x का ये पहला वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया था। तो इस तरह से ये दोनों ही हमारे मूल प्राप्त हो गए हैं और ये दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में, और तीसरा पार्ट कहता है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर मूल का अस्तित्व है तो इसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर d निकालेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ d इक्वल्स टू होगा b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है 4√3, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह x² में जो मल्टीप्लाई है दैट इज़ 4, और c के जगह हम लोग लिखेंगे 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 16 या 48 दैट इज़ 48 हो जाएगा, और माइनस 4 चौके 16 और 48, यानी दोनों को घटाने के बाद हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि d इक्वल्स टू आपको मिल गया है 0, यानी मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे। दैट मीन्स कि अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा दोनों बराबर निकल के आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4x² है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 2x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं b के रूप में हमारे पास मिलेगा √3। तो ध्यान दीजिए 2 × 2 = 4 √3x, दैट मीन्स का हम लोग को ये मिल जा रहा है। ये हमारा 2 है, ये हमारा a है, a का जो वैल्यू है यहाँ मिल रहा है, और b के जब हमारे पास क्या है √3 है। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे √3 का स्क्वायर को प्लस करेंगे और एक बार √3 का स्क्वायर को माइनस करेंगे, और हमारे पास यहाँ 3 है इक्वल्स टू 0। अब देखिए फॉर्मूला, जरा इस फॉर्मूला को ध्यान से दीजिए। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पे हमें मिल रहा है a² प्लस 2ab प्लस b²। दैट मीन्स इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये 3 टर्म जो है तीनों को रिप्लेक्स करके हमने 1 लिख दिया है। इसके बाद यहाँ आ रहा है √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, और ऑलरेडी 3 यहाँ है ही, तो इसको लिख देते हैं। तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग को मिलेगा 2x प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब 0 में प्लस माइनस की कोई बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब हम लोग का यहाँ स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, और 0 प्लस माइनस हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू माइनस √3 और x इक्वल टू माइनस √3/2। तो इस तरह से
x का वैल्यू हमारे पास -√3/2 हुआ है, यानी कि अल्फ़ा इक्वल्स टू -√3/2 और बीटा इक्वल्स टू भी निकल के आएगा -3/2, और ये दोनों ही मूल हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन के चौथे भाग में। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के चौथे भाग में। तो इसके मूल के अस्तित्व होंगे कि नहीं, आइए पता कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसका d निकालेंगे। तो d इक्वल्स टू होगा b² - 4ac। तो b के जगह पे हम लोग x में चूँकि 1 मल्टीप्लाई है तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिखेंगे, -4, और a के जगह पे लिखेंगे 2 और c के जगह पे लिखेंगे 4। तो ये आएगा 1 माइनस दिस इज 4 4 जा 16 और 2 जा 32। तो यहाँ पे आ जाएगा -31। अब चूंकि d का मान -31 है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे और इसलिए इसका सॉल्यूशन निकालने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का चौथा भाग भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे प्रश्न में, और दूसरा प्रश्न कहता है प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे, तब हम लोग द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान ही द्विघातीय सूत्र भी बताएंगे, इसलिए पेशेंस के साथ इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लोग d निकालेंगे। तो d इक्वल्स टू होता है b² - 4ac। तो b के जगह पे हम लोग लिखेंगे -7 का स्क्वायर, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -7 है, -4 इंटू a दैट इज 2 और c दैट इज 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 49 माइनस 4 दूनी 8 या 24। तो ये सॉल्व करके आएगा 25। दैट मीन्स कि d इक्वल टू हम लोग को निकल गया है 25। तो इसके मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे। तो अगर मूलों की प्रकृति की बात करें, मूलों की प्रकृति, तो यह होगा वास्तविक और असमान। दैट मीन्स दोनों मूल बराबर नहीं होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसके लिए द्विघातीय सूत्र कहता है मूल बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। किसी किसी किताब में ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू -b प्लस √d/2a और बीटा इक्वल्स टू -b माइनस √d/2a। तो ये जो फॉर्मूला है ये सामयिकित है, इसमें दोनों ही अल्फ़ा बीटा को सामयिकित कर दिया गया। तो एक बार प्लस लिया गया है, एक बार माइनस लिया गया है, इसलिए प्लस माइनस है। इसी को हमने सेपरेट कर दिया, अल्फ़ा इक्वल्स टू -b, एक बार प्लस √d/2a और बीटा इक्वल्स टू -b प्लस √d/2a। तो इस सूत्र से हम लोग अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हम लोग पता करते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू होगा -b, दैट मीन्स माइनस, और b का वैल्यू हमारे पास क्या है -7। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -7। इसके बाद प्लस √d का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो d का वैल्यू हमारे पास 25 है, और बाई 2a, दैट मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू निकल गया 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यह 5 आएगा और नीचे 4 आएगा। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 12/4 काट देंगे इसे, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स अल्फ़ा का मान यानी पहला मूल हम लोग का निकल गया।
अब दूसरा मूल पता करते हैं। तो बीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला यहाँ पे है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, दैट इज -7 माइनस रूट अंडर 25 बाई 2 इंटू 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो आएगा 49, सॉरी माइनस माइनस प्लस दैट इज 7 माइनस और 25 का वर्गमूल 5 और बाई क्या होगा 4। अब जब हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा ये बीटा इक्वल्स टू 2/4 या बीटा इक्वल्स टू, ये कट जाएगा दैट इज 1/2। तो इस तरह से हमारे पास जो मूल निकलेंगे बीटा इक्वल टू 1/2 आया है, तो मूल हो जाएंगे हमारे पहले अल्फा का वैल्यू दैट इज 3 और दूसरा वैल्यू 1/2 और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग में। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है 2x² + x - 4 = 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a = 2, b = 1 और c = -4। अब हम लोग d निकाल लेते हैं। तो d = होगा b² - 4ac। तो b का वैल्यू है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 4 नहीं बल्कि यहाँ पे -4 और यहाँ भी क्या होगा -4। तो यहाँ आ जाएगा दिस इज 1 प्लस 4 चौके 16 दूनी 32 दैट इज 33, यानी डी का जो वैल्यू निकल के आ गया है वो 33 आ गया है, जो यह बताता है कि मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। अब जब मूलों का प्रकृति ज्ञात हो चुका है तो आइए इसको फाइंड करते हैं। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अल्फा इक्वल्स टू होता है -b प्लस रूट अंडर d/2a और बीटा इक्वल्स टू -b माइनस रूट अंडर d/2a। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से अल्फा फाइंड करते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू होगा -b प्लस रूट अंडर d/2a। तो -b हमारे पास क्या है, b का वैल्यू 1 है, तो हम लोग लिखेंगे -1 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 33 बाई 2 इंटू a के जगह पर हम लोग a का वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा इक्वल्स टू निकल के आएगा -1 प्लस रूट अंडर 33 बाई 4। तो ये हमारा अल्फा का मान निकल गया है। अब हम लोग बीटा निकालते हैं। तो बीटा के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं -b माइनस रूट अंडर d/2a। तो एक बार लिख लेते हैं इसे, दिस इज -b माइनस रूट अंडर d/2a। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे -1 क्योंकि b का वैल्यू 1 है, माइनस रूट अंडर 33 क्योंकि d का वैल्यू 33 है और बाई 2 इंटू 2 क्योंकि a का वैल्यू 2 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू -1 माइनस रूट अंडर 33/4 और इस तरह से हम लोगों ने मूल ज्ञात कर लिए। तो अल्फा का वैल्यू ये हो गया और बीटा का वैल्यू ये हो गया। तो आप लिख सकते हैं मूल इक्वल्स टू -1 प्लस रूट अंडर 33/4 -1 माइनस रूट अंडर 33/4 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में। क्वेश्चन कह रहा है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो यहाँ पे a = 4, b = 4 √3 और c = 3। तो सबसे पहले हम लोग d फाइंड कर लेते हैं। तो d = होता है b² - 4ac।
तो हम लोग यहाँ b का वैल्यू रखते हैं, दैट इज 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह 4 और c के जगह 3। जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 16 गुने 3 48 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 4 4 जा 16 3 जा 48, तो जब 48 में से 48 जाएगा तो 0। तो d का मान हम लोग का 0 निकल गया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अब आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला से आप जानते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू होता है -b प्लस √d बाई 2a, और बीटा इक्वल्स टू होता है -b माइनस √d बाई 2a। तो चलिए दोनों ही मूल को हम लोग पता करते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा, फॉर्मूला आपके सामने है -b प्लस √d बाई 2a, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -b, दैट इज -4√3 प्लस रूट की वैल्यू हमारे पास 0 आया है बाई 2 इंटू a, दैट इज 4। तो हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू निकलेगा -4√3, और इसका कोई मतलब नहीं है, 0 का रूट 0 बाई हो जाएगा 4, 2 4 जा 8, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 8, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो अल्फा इक्वल्स टू होगा -3/2। ठीक इसी तरह से बीटा कैलकुलेट करेंगे, तो बीटा का भी जो वैल्यू होगा वो अल्फा के बराबर ही आएगा, क्योंकि डी का वैल्यू 0 निकल के आया है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, -b प्लस √d बाई 2a, तो यहाँ लिखेंगे -4√3 प्लस √0 बाई 2 इंटू 4 इक्वल्स टू -4√3, इसका स्क्वायर रूट 0 आएगा, और 0 जोड़ें चाहे घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये 8 हो गया, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा -√3/2, यानी अल्फ़ा भी -√3/2 और बीटा भी √3/2। तो हमारे जो मूल होंगे वो मूल हो जाएंगे -√3/2 -√3/2, और यही हमारे आंसर है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के चौथे भाग में। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के चौथे भाग में। इक्वेशन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, 2x² + x + 4 = 0। तो सबसे पहले a का मान हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। तो हम लोग d निकालते हैं, तो d = होता है b² - 4a और c। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे a का वैल्यू रखते हैं और c के जगह पे c का वैल्यू रखते हैं, दैट इज 1 माइनस 4 चौके 16 दूनी 32। तो हमारे पास आ गया -31। तो d का वैल्यू -31 हो गया, इसका मतलब d जो है लेस देन 0 है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि d लेस देन 0 है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, और जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो इसको निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को पूरा किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यह क्वेश्चन कहता है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और आपके पास दो समीकरण सामने दिख रहे हैं, x - 1/x = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 1/30। तो आइए पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, और इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं इस तरह से, लाइक दिस। तो नीचे आ जाएगा x 1 और x का,
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 से x में डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स, और x को जब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x को जब x में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 3। इसके नीचे 1 रख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x, इसको इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब हम लोग चाहें तो इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं, चाहे तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या वर्ग पूरा करने की विधि का यूज़ कर सकते हैं, या फिर गुणनखंड विधि से भी इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो हम लोग इसको फॉर्मूला मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू है 1, b इक्वल्स टू है -3 और c इक्वल्स टू है -1। तो हम लोग d फाइंड कर लेते हैं। तो d इक्वल्स टू होगा b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, दैट इज यहाँ पे होगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे लिखेंगे 1 और c के जगह पे लिखेंगे -1, दैट इज। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 4 1 जा 4, तो ये आ जाता है 13। तो d इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया 13, यानी कि d ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और जब मूल वास्तविक और समान होंगे तो हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू होगा -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a, और बीटा इक्वल्स टू होगा -b माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा -b। तो b की वैल्यू हमारे पास कितने निकल के आई है, -3 है। तो माइनस और यहाँ -3 प्लस रूट अंडर d, और d का वैल्यू हमारे पास 13 निकल के आया है, और बाई 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास है 1, तो लिखेंगे 1। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 प्लस रूट अंडर 13 बाई 2। तो ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड हो गया है। अब इसी तरह से हम लोग बीटा फाइंड करते हैं। तो बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला है, लिख लेते हैं इसे -b माइनस रूट अंडर d बाई 2a, तो इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू है -3, तो इसे हम लोग -3 लिख लेते हैं यहाँ पे, -3 माइनस रूट अंडर 13 बाई 2 इंटू 1। तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 13 बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास मूल निकल के आ गए हैं। मूल हो जाएंगे हमारे 3 प्लस रूट अंडर 13 बाई 2, 3 माइनस रूट अंडर 13 बाई 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया है, जो तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सॉल्यूशन में, तो इसे इरेज करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे भाग में। दूसरा प्रश्न आपके सामने है 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग को इस दोनों का पहले एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ताकि दिमाग हो जाए कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा x + 4 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 7। अब जब x + 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस 7, और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा x माइनस 7। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया, ये वाला माइनस। अब x माइनस 7 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 7 कट जाएगा, बच जाएगा x + 4। x + 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो आएगा x + 4। इधर हो जाएगा 11/30। अब इसको जब हम लोग फर्दर लिखते हैं तो x माइनस 7 माइनस x और माइनस 4 बाई x + 4 x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारे पास मिलता है अब -11 बाई
इस दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए एक बार मल्टीप्लाई करके रफ वर्क में देखते हैं। x माइनस एक्स प्लस 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं x माइनस 7 से। तो x को जब x से गुना करेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर, x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब 7 को इससे गुना करते हैं तो माइनस 7x, और इसको जब गुना करते हैं तो माइनस 28। ऐड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दैट इज माइनस 3x और माइनस 28। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 11/30। आप देखिए यहाँ से हम लोग 11 दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 11 और ये 11 का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग को मिलता है -1/एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 1/30। अब जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे लाइक दिस, तो हम लोग को मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू माइनस 30। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30। इधर आके 30 प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है इक्वल के इधर। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम लोग इसको फॉर्मूला पे बनाएं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करें, ये आपके विवेक पर डिपेंड करेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि विच मेथड टू चूज़ फॉर द बेटर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। कौन सा बेहतर मार्क्स देगा ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। हमारे हिसाब से यहाँ पे अगर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करें तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो आइए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। आप फ्री हैं, आप फॉर्मूला मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस दोनों को सॉल्व करने पे 3x आएगा और 2x को जब x से गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमारा दोनों ही कंडीशन पूरा है। तो हम लोग जोड़ लगा रहे हैं, x बाहर करते हैं तो x माइनस 2, यहाँ से 1 बाहर करते हैं -1 तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 एक साथ और x माइनस 2 एक साथ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा, तो हम इसको 0 मानते हैं, या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या x इक्वल टू 1। तो इससे x का वैल्यू फाइंड हो गया। अगर ये टर्म 0 माने या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू व्हाट 2। तो इस तरह से हमारे पास जो मूल मिले हैं, मूल निकल के आ गए हैं वो 1 और 2, और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 3 को पूरा कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं चौथे प्रश्न में। कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को जो आयु निकालना है उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, माना कि वर्तमान आयु x वर्ष है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से अगर वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी x माइनस 3, और उसका व्युत्क्रम जब हम लोग निकालेंगे तो 1/x माइनस 3 प्लस 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 5, और उसका जब व्युत्क्रम हम लोग निकालेंगे तो 1/x प्लस 5, और ये दोनों का जोड़ हमारा 1/3 है। तो इस तरह से हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 5 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा, और ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा x माइनस 3। x माइनस 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 और इक्वल्स टू 1/3। तो अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x और x 2x
और ये प्लस माइनस माइनस तो +2, और नीचे इस दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, रफ करके देख लेते हैं। x-3 और x + 5, x को x से करते हैं x², x को 3 से करते हैं तो -3x, 5 को x से करते हैं तो ये +5x, और इसको जब इससे करते हैं तो -15। ऐड कर देते हैं सबको तो x² प्लस माइनस माइनस दैट इज 2x और यहाँ -15। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x² + 2x -15 = 1/3। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिलता है, देखिए यहाँ लिखेंगे x² + 2x -15 = 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, और इस दोनों को इधर ले आते हैं तो यह आएगा x² + 2x -6x -15 -6 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा x² -4x, क्योंकि -6x में से 2x जाएगा तो -4x, और यहाँ 15 और 6, x² -4x -21 = 0। हम लोग को इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का जो मेथड है वो हम लोग के चॉइस पे है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर लें। तो यहाँ पे कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, तो हम लोग इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे फैक्टराइज मेथड से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला और फैक्टराइजेशन दोनों ही इसके लिए सटीक हैं, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको फैक्टराइज मेथड से ही सॉल्व करते हैं। फार्मूला मेथड का चर्चा हमने क्वेश्चन 2 में किया है, जिसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ है x², यहाँ 4x आ रहा है, तो देखिए यहाँ तो हमने इक्वेशन लिख दिया है x² -7x + 3x -21 = 0। तो देखिए 7 में से 3 जाएगा तो -4x हो जाएगा, और 7 3 जा 21x² आ जाएगा। हमारा कंडीशन पूरा है। तो हम लोग यहाँ से x निकाल लेते हैं तो दिस इज x - 7, यहाँ से 3 निकाल लेते हैं दैट इज x - 7 = 0। तो x + 3 एक साथ हो जाएगा और x - 7 एक साथ हो जाएगा = 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में कोई एक 0 होगा, या दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं या x + 3 = 0, तो x = होगा -3। इसके बाद x = -3, यह मान संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि किसी व्यक्ति का आयु माइनस में नहीं हो सकता। अब हमारे पास ये हो सकता है कंडीशन x - 7 = 0, तो x = क्या होगा 7। तो ये मान हमारे लिए संभव हो सकता है। तो रहमान का आयु हो जाएगा, रहमान का वर्तमान आयु = 7 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 4 पूरा कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो 30 है। यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 2 से 10 होता। तो उनके गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक निकालें। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो निकालना होता है उसे हम लोग x मान लेते हैं। तो देखिए माना कि गणित में प्राप्त अंक x हैं, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा 30 - x, क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों के अंकों का जोड़ 30 है। तो अगर गणित में x है तो दूसरे अंग्रेजी में 30 - x है। अब कह रहा है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो दोनों का गुणनफल 2 से 10 होता।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं या प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि गणित में हमारे पास अगर 2 अंक कम मिला होता तो गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो x+2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, दैट मीन्स कि 30 - x - 3, तो दोनों का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है? 210 होता। तो इस तरह से हम लोग के पास एक इक्वेशन मिल गया है। फर्दर इसको और सम अप करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आता है देखिए 30 में से 3 चला जाएगा, दैट इज 27 - x = 210। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है मल्टीप्लाई करके। तो इसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x × 27 - x और फिर 2 से 27 - x = 210। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 27x - x² प्लस 54, क्योंकि 27 दूनी 54 होता है, और यहाँ -2x = 210। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो -x² हम पहले लिख लेते हैं, ये 27 है, 27 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 25x हो जाएगा, और यहाँ बच रहा है हमारे पास +54 = 210। यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हम लोग ख़त्म करते हैं, तो माइनस अगर हम लोग यहाँ से 1 ले लें तो यहाँ आएगा x² -25x -54 = -1। अगर यहाँ से निकाल लें तो ये -210 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं x² -25x -54 + 210 = 0। तो हमारे पास मिल रहा है x² -25x प्लस, अब 2 से 10 में से 54 माइनस कीजिए तो कितना रहा, रफ कर लीजिए, 54 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 0 हो गया तो 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ क्या हो गया 1, तो हमारे पास मिल गया है 1, 5 और 6 = 0। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सा मेथड हम लोग के लिए सही होगा, कौन सा मेथड हम लोग इसको बनाएं। तो आप यहाँ चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो फार्मूला मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको फार्मूला मेथड से यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं d, तो d = होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पे है -25, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4 × a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 156। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 से 25 माइनस, और जब इसको गुना करेंगे तो 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20 और 2 = 22, हाथ में 2, 4 × 4 और 2 6, तो हमारे पास मिल गया 6 से 24, दैट इज़ 1। यानी d की वैल्यू हमारे पास क्या निकला है 1, यानी d जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और जब मूल वास्तविक होंगे तो हम लोग को पता करना पड़ेगा इसे। तो आइए फाइंड करते हैं। तो अल्फा बराबर होता है -b + √d/2a। तो -b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ है, b की वैल्यू है 25 -25, तो यहाँ -25 प्लस d की वैल्यू कितनी है, दिस इज़ 1/2a। तो 2 × 1 की वैल्यू क्या है हमारा, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 25 + 1/2, दैट इज़ 26/2, और ये कट जाएगा तो अल्फा = निकल के आएगा 13। अब हम लोग बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो बीटा = होता है -b - √d
बाई 2a, दैट इज़ हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो माइनस, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, -25, तो यहाँ -25 लिखेंगे, -√1/2 इंटू 1, दैट इज़ 25 - 1/2, तो बीटा इक्वल्स तो निकल के आ जाएगा 24/2, और ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, तो बीटा इक्वल टू क्या निकला 12। तो अगर हम लोग गणित के मार्क्स को 13 मान लें तो इंग्लिश का मार्क्स जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, और अगर गणित के मार्क्स को 12 मान लें तो इंग्लिश का मार्क्स जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। तो ये मानने पर है हमारा। तो हमने क्या माना था यहाँ x गणित के अंक को, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू निकल के आया है x का 13 और 12, दैट मीन्स हमारे पास आंसर होगा गणित का, अगर हम लोग 13 लें तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, और आ जाएगा 30 - 13 इक्वल टू 17, और अगर गणित का मार्क्स हम लोग 12 मान लें तो अंग्रेजी का मार्क्स हो जाएगा 30 - 12 दैट इज़ 18। तो ये दोनों ही सेट हमारे आंसर हो सकते हैं, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 पूरा किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर फिगर से इसको समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं, अगर ये आयत है और इसकी छोटी भुजा को हम लोग क्या मान लें x, तो इस केस में इसका जो विकर्ण होगा, दिस इज विकर्ण, ये जो होगा ये 60 मीटर अधिक होगा। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना है 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा ये है, बड़ी भुजा हो जाएगी x + 30। तो इस तरह से हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि छोटी भुजा x मीटर है और फिगर के अनुसार इसका जो विकर्ण होगा वो x + 60 और इसके जो लंबाई होगी वो x + 30 होगी। अब देखिए ध्यान से, किसी भी त्रिभुज में चूँकि आयत है तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 60 का स्क्वायर बराबर होगा x + 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर + 2 × x × 60 और प्लस 60 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर + 2 × x × 30 और प्लस 30 का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी x स्क्वायर है ही। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x प्लस 900 और प्लस x स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आके माइनस होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा और जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम पूरे को इधर लिख सकते हैं और ये पूरे को उधर ले जा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से, या लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 60x
प्लस 900 इक्वल्स टू 120x प्लस 3600। चूँकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसका साइन में कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। सारे को हमने इधर ले आया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। इसे चाहे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, चाहे तो वर्ग पूरा करने के विधि से सॉल्व करें, या चाहे तो फॉर्मूला मेथड से हम लोग यूज़ करें। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे है। 2700 को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2700 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 90 में से 30 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 90 को जब 30 से गुना करेंगे तो 2700 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। तो 90 में से 30 जाएगा तो 60x हो जाएगा, और दोनों का गुना करेंगे तो 2700 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं इस तरह से। तो x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचता है x माइनस 90। यहाँ से जब हम लोग 30 निकाल देते हैं तो x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद x प्लस 30 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो कोई ना कोई तो 0 होगा दोनों में। या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 30। तो x का वैल्यू ये नहीं हो सकता, यह मान संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी आयत का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं या x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 90। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा छोटा भुजा यानी कि ये क्या हो गया, दिस इज चौड़ाई, और लंबाई की बात करें तो यह है x प्लस 30 दैट इज 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 मीटर। ये क्या हो गया हमारा लंबाई। तो इस तरह से 90 मीटर चौड़ाई और 120 मीटर इसकी लंबाई हम लोग को आंसर प्राप्त हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। इस तरह से हम लोगों ने छठा क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब चलते हैं सातवें प्रश्न पे। अब हम लोग आ गए हैं सातवें प्रश्न में, और सातवां प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। माना कि छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, इसलिए बड़ी संख्या बराबर होगा, ये संख्या छोटी जो है वो बड़ी संख्या का, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसका मतलब जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या का 1/8 होगा, दैट मीन्स x स्क्वायर बाई 8 होगा। अगर छोटी संख्या को हम लोग x मान लें तो उसका वर्ग यानी x स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, दैट मीन्स कि बड़ी संख्या जो होगी वो x स्क्वायर बाई 8 होगी। अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए छोटी संख्या का वर्ग, ये बड़ी संख्या जो है उसका क्या है 8 गुना है। मान लेते हैं ये बड़ी संख्या है, इसका 8 गुना है, तो x स्क्वायर बाई 8 बराबर क्या होगा बड़ी संख्या। यही हमने यहाँ पे लिखा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से
क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ी संख्या हमारा ये है, दैट इज x² बाई 8, इसका स्क्वायर अगर हम लोग करें माइनस x का स्क्वायर करें तो हम लोग को क्या मिलता है 180। तो हमारे पास इक्वेशन मिला है x² का स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू 180। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x⁴ बाय 64 माइनस x² बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 180। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 64 और जब डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 64 से 64 में डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को जब x4 से गुना करेंगे तो x4 आ जाएगा। माइनस 1 से जब इसमें गुना करेंगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 64 और 64 को जब x² से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 64x² और इक्वल्स टू 180। अब यहाँ के बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ हम लोग को बस मिलता है x² नॉट x² x⁴ माइनस 64x² इक्वल्स टू 180 इंटू 64। इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए 64 को जब हम लोग 18 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 छक, या इसको ऐसे गुना कीजिए। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है डबल कॉलम नहीं कर सकते हैं तो सिंपल गुना कीजिए। 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 छक 48 और 3 51। इसके बाद 1 4 जा 4 और 1 6 जा 6 तो आएगा 2 5 11 और इस पे आ जाएगा 1 0। तो हम लोग लिख सकते हैं x⁴ माइनस 64x² माइनस 1152 और 0 इक्वल्स टू 0। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1152 और 1 0 चला गया था तो 11520 आ गया था। अब यहाँ के बाद देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि x⁴ इक्वल्स टू u है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए u² माइनस 64u माइनस 11,520 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और जो रफ वर्क है उसको हम लोग इरेज करके थोड़ा सा जगह बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a इक्वल टू है 1, b इक्वल्स टू है माइनस 64 और c इक्वल्स टू है माइनस 1152 0। तो हम लोग पहले d फाइंड करते हैं तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac तो यह जाएगा माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 11,520। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब 64 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 64 गुने 64 तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 छक 24 1 25 तो ये 256 हो गया और ये हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 4 के 36 और 2 38 तो आएगा 6 5 4 9 और 8 2 10 का 0 और 3 1 4 तो आ जा रहा है 496, यानी हम लोग लिखेंगे 40 और 96 माइनस। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 और 4 5 20 का 0, 4 एकम 4, 2 6 और 4 एकम 4 तो हमारे पास निकल के आ गया है 46 0 80। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4 तो हमारे पास निकल के आ रहा है 4096 प्लस 4608। तो हम लोग को इसमें ऐड करना है 4 6
080 दोनों को ऐड कर देते हैं। दिस इज 6, 9 8 17 का 7 हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 6 4 10 और 4 1 5, तो यहाँ पे आ रहा है 50 176। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है -b प्लस √100d/2a। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -b की वैल्यू हमारे पास क्या है 64, तो यहाँ लिखते हैं -64 प्लस √50 176 और बाई हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ए के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 50 176 का हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 50 176 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग दो का जोड़ा लगा देते हैं और तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए ये देखिए 2 2 ज़ा 4 यहाँ लगेगा, आएगा 1, ये जोड़े के यहाँ लिखेंगे 2 2 4, यहाँ 0 1 आएगा। इसके बाद अब अगर 3 बार में लगा देंगे तो हम लोग को ज़्यादा लग जाएगा, तो 2 बार में हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, जब घटाएंगे तो यहाँ आएगा तो 10 और 10 यहाँ आएगा तो 11, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ 9 है, 9 में से 8 गया तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है 17। अब हमारे पास 7 6 लिखेंगे यहाँ पे और ये 2 2 4 और यहाँ पे 4। अब हम लोग देखते हैं कि कितनी बार लगाएं। तो अगर हम लोग 4 बार इससे लगाते हैं देखिए तो आएगा 4 4 ज़ा 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 चौके 16 और 1 17, ये पूरी तरह से क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। तो ये जो सेट है हमारा, इसमें से एक आएगा यहाँ, इसमें से जो एक सेट है ये आएगा यहाँ और इसमें से जो एक सेट है ये आएगा यहाँ। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट कितना फाइंड हो गया 224। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 64 प्लस 224 बाई 2, तो ये आ जाएगा। ये देखिए 64 को जब 224 में गुना करेंगे, देखिए मैथमेटिक्स में रफ वर्क का बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा रफ वर्क को एग्ज़ाम में दिखाता है उससे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4 4 8, 6 2 8 और 288। तो यहाँ पे आ गया 288/2, काट देंगे तो 144। दैट मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू क्या निकला है 144। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसे इरेज करके थोड़ा जगह बना लेते हैं, रफ वर्क को हटाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से जब हम लोग बीटा निकालेंगे तो बीटा इक्वल्स टू होगा -b प्लस तो हम लोग ले ही चुके हैं, यहाँ लिखेंगे -√d/2a। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो -64, यहाँ माइनस और यहाँ आया था 5176 बाई 2 इंटू 1, तो इक्वल्स टू आया था 64 माइनस 224/2। तो जब इसको हम लोग घटाएंगे 224 में से 64 को तो कितना आएगा, तो देखिए 4 में से 4 गया तो 0 और 12 में से 6 गया तो 6 और 160। तो हमारे पास 160 माइनस में आएगा और बाई 2 कट जाएगा तो 130 बार में, 130 नहीं सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 80 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास बीटा इक्वल टू क्या हो गया -80। अब आप सोचिए ये मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रहा है वह 144 निकल के आ रहा है और इसको हम लोगों ने क्या माना था, तो x स्क्वायर इक्वल टू यू माना था। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू यू, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 144। तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा ±12। दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो एक 12 निकल के आएगा और एक
-12 निकल के आएगा। और ये जो संख्या हमें निकल के आ गया है, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। तो अगर हम लोग छोटी संख्या को x मान लेंगे तो बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, x² / 8। तो हमारा बड़ी संख्या होगा 12 का स्क्वायर बटा 8, दैट इज 144 बटा 8। अब 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 6, 8 8 64। तो बड़ी संख्या हमारे पास निकल के आ गया है 18। तो इस तरह से छोटी संख्या हमारे पास निकल के आ गया है 12 और बड़ी संख्या हमारा निकल के आ गया 18, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये संख्या पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेके हम लोग चल सकते हैं। तो बीटा इक्वल टू जब हम लोग -80 रखेंगे तो x² इक्वल टू हो जाएगा -80, और -80 यहाँ पे जो है रख के और x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा माइनस में और रूट में आएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको एग्जामिनेशन में इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और तदनुसार जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सूटेबल आंसर ये है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम लोग आ गए हैं 8वें प्रश्न में, और 8वां प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को वह 1 घंटा कम समय में लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले बहुत पिछले क्लास में भी, खासकर 6 या 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। हम लोग इसी का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। माना कि ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है। तो प्रश्न से जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अगर वह 360 किलोमीटर जा रही है तो उसको कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल, यानी 360 बटा x। अब अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे 1 घंटा कम समय लगता। दैट मीन्स -360 / x + 5, यानी अब उसका चाल बढ़ के 5x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ज़्यादा तेज़ चलेगी तो कम समय लेगी, पहले धीरे चल रही थी तो ज़्यादा समय लगी। तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो हमें कितना समय मिलेगा, 1 घंटे का। और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, कैसे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये देखिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। 360 को कॉमन ले लेते हैं कैलकुलेशन के सुविधा के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो x × x + 5 इस तरह से मिल जाएगा। अब x से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो x + 5 बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग 360 अगर कॉमन ले लिए हैं, इसको एक लाइन और हम लोग लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा एलोबरेट हो जाइए। इसको थोड़ा सा और इसको एलोबरेट कर लेते हैं एक लाइन। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/x - 1/x + 5 और = 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ब्रैकेट के अंदर ही इस तरह से, x × x + 5, इसका एलसीएम निकल के आएगा। x से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ x + 5 बच जाएगा, माइनस, और x + 5 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, तो -x, और इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। अब देखिए 360 यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट्टा में। यहाँ जो 360 था वहाँ चला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से, देखिए। तो हम लोग को मिल जा रहा है 5/x² + 5x = 1/360। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो x² + 5x = 360 × 5।
तो 5 0 ज़ा 0, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 18, ये हम लोग को मिल गया है। इसको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद आप चाहें तो इसको d निकाल के और इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास a कितना है यहाँ पे, चलिए लिखते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू माइनस 1800। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 1800। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 प्लस ये 7200 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72 और 2 0 आ गया उस पर तो 7200। और यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 72 से 25 हो जाएगा, यानी डी का मान हमारा यह निकला। तो डी बराबर 72 से 25 है, इसका मतलब कि इसका मूल जो है वास्तविक और असमान होगा। तो जब इसका हम लोग अभी लगे हाथ है इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करते हैं। जैसे 72 25 है, तो पिछले क्लास में 7th में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 72 है तो 6 6 के 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 81, तो 9 बार में नहीं लगेगा, हम लोग यहाँ पे 8 8 64 लगा देते हैं। घटाएंगे तो यहाँ आएगा 8 और ये कट गया, यहाँ पे 2 5 उतारेंगे और ये 8 8 16। अब इसको 5 बार में लगाएंगे, देखिए तो ये आएगा 5 5 25, 5 6 30, 2 32 और 5 का 5 3 8, ये कट जाएगा। और ये दोनों में से हमारे पास एक आ गया 8 यहाँ और ये दोनों में से यहाँ 5 है। दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 85 निकलेगा। तो आइए निकालते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। तो b का वैल्यू हमारे पास है, b का वैल्यू हमारे पास है 5, तो हम लोग लिखते हैं माइनस 5 प्लस रूट अंडर 72 25 बाई 2 इंटू 1, क्योंकि a का मान 1 है। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस 5 प्लस इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो अभी निकालें 85, तो अल्फा इक्वल्स टू निकलेगा 80/2, 2 से काट देंगे तो 40 वहाँ, यानी रेल की जो एक वैल्यू है वो 40 निकल गई है। अब दूसरा वैल्यू हम लोग चेक करके देखते हैं कि बीटा हम लोग को क्या निकलता है। बोर्ड को थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि ज़्यादा जगह मिले हम लोग को। अब बीटा निकालते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू 40। अब बीटा फाइंड करते हैं। बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 माइनस रूट अंडर 72 25 और बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ का माइनस 5, इसका स्क्वायर रूट 85 आया था माइनस में और यहाँ 2, तो यह गया माइनस 90 बाई 2, ये कर जाएगा 45। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बीटा का वैल्यू माइनस 45, यह मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब ये मान इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ट्रेन की जो गति हो सकती है या तो 0 हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे पास ट्रेन की चाल जो निकल के आ गई है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 बना लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कहता है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। माना कि छोटा नल x घंटे में हौज भर देता है, इसलिए बड़ा व्यास वाला नल 10 - x घंटे में हौज भर देगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहता है
कि बड़ा व्यास वाला 10 घंटा कम समय लेता है, तो 10 माइनस एक्स नहीं बल्कि x माइनस 10 घंटा लेगा, क्योंकि बड़ा वाला नल जो है, छोटा वाला जो नल है वो x घंटे लेता है और बड़े वाले नल को कम समय लगेगा, तो x माइनस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार समझिए, ये x घंटे में हौज को भर देता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा? छोटा वाला नल 1/x भाग काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बड़ा वाला नल x माइनस 10 घंटे में हौज को भर देता है, तो 1 घंटे में क्या करेगा? x माइनस 10 भाग हिस्सा भर देगा। और बराबर, चूंकि दोनों को भरने में 9.3/8 घंटा लगता है, तो 1 घंटा अगर हम लोग निकालें, 1 घंटे में कितना समय लगेगा? टोटल भरने में इतना लग रहा है, तो एक पार्ट भरने में कितना समय लगेगा? तो ये आएगा 1/9.3/8। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 75/8। इसको लिखेंगे 1/x प्लस x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। इस तरह से हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो x और x माइनस 10 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, बच जाएगा ये, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 10 प्लस, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, तो यहाँ लिखेंगे x और इक्वल्स टू 8/75। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x और x कितना आ रहा है? 2x माइनस 10 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इस दोनों का मल्टीप्लाई किए और इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 8/75। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लोग कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है ये देखते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 80x, क्योंकि 8 से गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर और 10 8 80x इक्वल्स टू हमें मिलता है 75 दूनी 150, दैट मीन्स के 150x, इसका 75 दहाएंगे 750, दैट इज 750। तो हम लोग का इतना सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब फर्दर इसको देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये इधर आके माइनस होगा 150x और ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। ये प्लस था, इधर माइनस हो गया, ये माइनस था, इधर प्लस हो गया। अब क्या हो गया देखिए, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गया है। इसके बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी बड़ा निकल के आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। आइए 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से दोनों साइड, दोनों तरफ, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं हम लोग, 2 से कट जाएगा तो ये आएगा 24, दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस, इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 2 3 6 2 7 14 और 2 5 10 इक्वल टू 0, 375। तो हम लोग के पास ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ के बाद हम लोग मेथड यूज़ करते हैं, फॉर्मूला मेथड का। आप चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 4 है, b इक्वल्स टू है माइनस 115 और c इक्वल्स टू है 375। तो d निकालेंगे तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो a का वैल्यू हमारे पास है 4 और c का वैल्यू है 375। तो
इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 115 को जब 115 से गुना करते हैं तो कितना आता है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है 115 गुने 115 करते हैं तो आता है 1325, दैट इज 13×225 माइनस ये आएगा 375 गुने 16, तो आता है ये 1, 2 और 3, 6000। अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 5, 2, 2 और 13 में से हो गया तो 7225 हम लोग को आ गया। तो इस तरह से हम लोग के पास डी के वैल्यू क्या निकल गया है, 7225। चूँकि यह ग्रेटर देन 0 है इसीलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे। डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है इसीलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब हम लोग अल्फा बीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अल्फा इक्वल्स टू होता है -b प्लस √d/2a, तो दैट इज -b। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है -115, तो -115 प्लस 7225/2 × 4, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 115 प्लस इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आएगा 85 और यह आ जाएगा 2 चौके 8। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5 5 10, 8 1 9 1 10 और 1 1 2 बटा 8। इसको जब हम लोग काट देते हैं 8 से तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो अल्फा इक्वल तो क्या निकल गया 25। अब हम लोग बीटा निकाल लेते हैं। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, -√d/2a। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा 115 माइनस, यहाँ पे एक स्टेप हम गायब कर रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, -85 आएगा बटा 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ d है और 7225 का जो स्क्वायर रूट है वो 85 आता है। तो जब इसको हम लोग घटा देते हैं तो ये आता है 30 और बटा 8, तो बीटा इक्वल तो निकलेगा 2 चौके 8 और 2 15 दूनी 30, तो बीटा इक्वल टू आ जाता है 15/4। तो एक्चुअल में हम लोग को निकालना था कि तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय निकालें। तो ये जो है 4 × 12 लगभग 3/4 घंटा अगर बीटा को हम लोग लेके चलें तो ये निकल के आएगा। तो ऐसे हमारे पास जो है ये निकल के आ रहा है, यदि छोटे नल को हौज को भरने में यदि 25 घंटे लगते हैं तो बड़े नल को कितना लगेगा, इससे 10 घंटा कम, दैट इज 15 घंटा। ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x - 10 घंटे में यह हौज भरता है। तो बड़ा नल को लगेगा 15 घंटा, क्योंकि छोटे नल को कितना लगा 25 घंटा, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू 25 आया है। अगर हम लोग इसको 15/4 मान लें तो उस केस में बड़े नल के लिए जो हमारे पास समय लगेगा वो हो जाएगा 15/4 - 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या निकल के आता है 4 और ये होगा 15 माइनस 1 चौके 4 40। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है -25/4, जो नल का स्पीड हो ही नहीं सकता, जो नल का वैल्यू निकल कर नहीं आएगा। इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा 25 घंटा
और दूसरा होगा 15 घंटा, और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 9 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 10 में चलते हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी के औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों की औसत चाल निकालें। तो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। माना कि सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। सवारी गाड़ी मतलब पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की चाल ये जो होगी वो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवारी गाड़ी को ज़्यादा वक्त लगेगा, तो 132 किलोमीटर जब ये ट्रैवल करेगा x किलोमीटर के चाल से, तो समय 132/x लगेगा। इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे 132/x प्लस 11, ये जो है एक्सप्रेस ट्रेन का गति है, कम लगेगा समय, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे। दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटा। और इस तरह से हम लोग का इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 132 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ हम लोग को मिलता है 1/x माइनस 1/x प्लस 11 और इक्वल्स टू 1। या अगले लाइन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ये इधर आके बटन में हो जाएगा, यानी 1/32। और यहाँ हम लोग जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 11। अब जब x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, बच जाता है x प्लस 11। यहाँ लिखते हैं x प्लस 11 माइनस x प्लस 11 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये, तो यहाँ लिखेंगे x। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x कैंसिल, तो हमारे पास मिल गया है 11/x स्क्वायर प्लस 11x और इक्वल्स टू 1/32। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा हम लोग को x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 32 को जब 11 से गुना करेंगे, ये देखिए 32, और यहाँ भी फिर 32, दैट इज 2, 5 और 3, तो आ जाएगा 300। 32 को जब हम लोग 11 से गुना करेंगे, 32 नहीं, यहाँ पे हम लोगों से एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे है 132, तो 132 को हम लोग 11 से गुना करेंगे। आइए 132 को 11 से गुना करते हैं तो आता है 132, और यहाँ आएगा 132, तो आएगा 2, 5, 4 और 1, दैट इज 1452, 1452। अब हम लोग इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया है। अब आइए इसको हम लोग डी फाइन कर लेते हैं। तो डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है हमारे पास 11, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है हमारे पास 1, और ये हो जाएगा माइनस 1452। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 121, और ये माइनस माइनस प्लस 1452 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 चौके 16, 2 18, 4 का 4 और 1 5। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 चौके 16, 2 18 और 4 एकम 4 और 1 5, तो 5808। इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये देखिए 8 और 1 9, यहाँ पे आएगा 2, 8 और 1 9 और 5, तो आ जाएगा 59 29। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या इसका स्क्वायर रूट फाइंड होगा कि नहीं। तो 59 29 जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप इस तरह से, तो 2 का जोड़ा लगाते हैं तो ये आ जाएगा 8 8 64, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 7 49 लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ये 7 7 14 हो गया, यहाँ पे ये दोनों उतर गया। अब देखिए 3 बार में लगाएंगे
या 7 बार लगाते हैं। देखिए 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32 हासिल 3, 7 का 7 और 3 10। तो इस तरह से कट जा रहा है ये चारों का चारों। तो इसमें से एक 7 यहाँ हो जाएगा और इसमें से एक 7, यानी स्क्वायर रूट हम लोग के पास कितना मिल गया 77। तो अब फाइंड करते हैं। जाहिर तौर पर ये d ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा d ग्रेटर देन 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे, असमान होंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। तो हमारे पास आएगा माइनस और b हमारे पास क्या है 11, तो माइनस है 11 प्लस रूट अंडर 59 बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 है तो हम लोग 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। दैट इज माइनस 11 प्लस 59 का स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड किया अभी 77 बाई 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 66 बाई 2 और जब काट देंगे तो आएगा 33। दैट मीन्स कि अल्फा इक्वल टू निकल के आया 33। अब बीटा का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जाहिर तौर पे बीटा का वैल्यू जो है हम लोग को माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और माइनस 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 की वैल्यू आएगी। तो उस केस में हमारा वो जो मान निकल के आएगा वो एक रेलगाड़ी की स्पीड नहीं हो सकती। फिर भी हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो यहाँ माइनस 11 माइनस रूट अंडर 29 बाई 2 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 11 माइनस 77 बाई 2। तो यह आ जाएगा माइनस 88 बाई 2, कट जाएगा 44 टाइम्स में। तो बीटा इक्वल टू माइनस 44। तो ट्रेन का जो ये स्पीड है यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है, क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है या तो 0 हो सकती है या उससे बड़ी कोई संख्या हो सकती है। इसलिए ट्रेन की जो चाल होगी वो हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की चाल 33 निकल के आ गया है। और अगर हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन के निकालें तो इससे 11 किलोमीटर कम आएगी। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 11 है, x प्लस 11 दैट इज 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से दोनों ट्रेनों की स्पीड हम लोगों ने पता कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो हम लोग आ गए हैं इस एक्सरसाइज के 11वें प्रश्न में, जो कि अंतिम प्रश्न है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक वर्ग यहाँ पे है, फिगर हम लोग बना लेते हैं। दिस इज एक दूसरा वर्ग हम लोग बना लेते हैं, इसका मान लेते हैं x और इसका मान लेते हैं y। तो प्रश्न से हम लोग यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ लिखते हैं माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर है और तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग लिखा है यहाँ पे। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल सकता है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो अगर परिमाप निकालें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इसका परिमाप हम लोग निकालें तो 4x, क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24 यानी 24 है।
अगर 4 दोनों में से कॉमन निकालें तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 या x माइनस वाई इक्वल्स टू 24/4, ये कट जाएगा 6 टाइम, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 या x माइनस 6 इक्वल टू वाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि y का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। y के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो हम लोग को मिलता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, क्योंकि y के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 6 इसका स्क्वायर इक्वल टू 468 आ रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर और इक्वल्स टू हमारे पास है 468। आइए ये जो फिगर है इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ मिलेगा 6 स्क्वायर और इक्वल्स टू 468। तो हमारे पास मिलता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 6 12x। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे साइन होगा दैट इज माइनस, तो हम लोग लिखेंगे माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 468। अब इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ आता है 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, तो ये 432 आ गया इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को अगर कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 से 16 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 2 इधर है मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके सुविधा के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो मैं लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216। अब यहाँ के बाद हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें तो फॉर्मूला मेथड से बनाएं, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएं और चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाएं। तो आइए इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स और इंटू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3, दैट मीन्स 2 और a और b हम लोग को 3 मिल गया है और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 6x मिलता भी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर आपको दिए और फिर आपसे ले लिए तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और यहाँ माइनस 2 से 16 इक्वल्स टू 0। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तीनों देखिए यहाँ से आता, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आ गया 9 और माइनस 2 से 16 इक्वल्स टू क्या 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2 से 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 225। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल्स टू रूट अंडर 225, क्योंकि इधर स्क्वायर है और उधर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 15, क्योंकि 225 का स्क्वायर रूट 15 आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं या x माइनस 3 इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 15 प्लस 3 इक्वल टू 18
यहाँ पे नहीं, इक्वल्स टू 18। तो x इक्वल टू हम लोग पास निकल के आया 18, या हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू -15, या x इक्वल्स टू -15 प्लस 3, या x इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि वर्ग की भुजाएं माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। इसीलिए जो हमारी पहले वर्ग की भुजा होगी वो 18 निकल के आएगी, यानी पहले वर्ग की भुजा ये हो जाएगी 18 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी हमारा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x माइनस 6 इक्वल टू वाई, यानी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, y बराबर है x माइनस 6, दैट इज 18 माइनस 6, दैट इज 12। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो दूसरे वर्ग की भुजा है वो 12 है। तो पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर, यह है आपका दूसरे वर्ग की भुजा, और यही हमारा दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 को पूरा कर लिया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इतने देर तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।